नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल में एक बार फिर से स्वागत है। आज मैं जो एक जजमेंट लेकर आया हूँ, बहुत ही अच्छी जजमेंट है दिल्ली हाई कोर्ट की। वो जो है लड़के के फेवर में है। क्या है उस जजमेंट के अंदर कि कोई भी अगर पत्नी जो है वेल क्वालिफाइड है या फिर अर्निंग कैपेसिटी अगर वो रखती है, वो इस तरीके से कुछ करती है, तो ऐसे मामले में उसका जो है खर्चा कोर्ट ने नहीं बाँधा। इस केस के अंदर अब हम इस वीडियो के अंदर बात करेंगे वो जजमेंट क्या है, कौन-सी तारीख को जजमेंट पास हुई, इस बारे में हम इस वीडियो के अंदर बात करेंगे। लेकिन अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि हम इसी तरीके की इन्फॉर्मेटिव वीडियो आप सभी लोगों के लिए लाते रहें। तो मैं बात कर रहा हूँ दिल्ली हाई कोर्ट की एक जजमेंट जिसका जो टाइटल दिया गया है एबीसी वर्सेस एक्सवाईजेड। नाम को यहाँ पे हाइड रखा गया है एबीसी वर्सेस एक्सवाईजेड रख के। और ये जो डिसाइड हुई है ये हुई है 12 सितंबर 2023 में। इसके अंदर क्या बात हुई है, इसके अंदर ये हुई है कि जो लड़का और लड़की थे इसके अंदर जो उनकी मैरिज हुई थी, मैरिज की डेट जो उनकी थी 21 अप्रैल 2014 थी। लेकिन जो उनका डाइवोर्स 21 अप्रैल 2014 थी, उनकी शादी वगैरह सही से नहीं चल रही थी। और उस समय पे जो लड़की वर्किंग थी, जॉब करती थी, तो लड़के ने किसी वजह से उनकी जो मान लो नहीं चल रही थी शादी, तो लड़के ने कोर्ट में डाइवोर्स का केस डाला अंडर सेक्शन 13(1)(I)(A) के अकॉर्डिंग। एचएमए के जो सेक्शन है, डाइवोर्स डाला। तो जब उसने डाइवोर्स का केस डाला उस समय तक भी लड़की जो है वर्किंग थी, काम करती थी, जॉब कर रही थी, कुछ सैलरी ले रही थी। लेकिन जैसे ही लड़के ने केस डाला उसके कुछ दिनों के बाद लड़की ने, जो पत्नी थी, उसने जो है जॉब से रिजाइन कर दिया। और अपनी जॉब से रिजाइन कर दिया उसने। ये चीज़ हमारे जो है इस केस के अंदर सामने आई जज साहब के सामने। उसने क्या करा, अब जो ये मैटर था इसमें 2015 में जब डला था तो इनके बीच में सेटलमेंट हो गया। सेटलमेंट होने के बाद फिर ये साथ में रहने लग गए, लेकिन फिर ये साथ में नहीं रहे, इनके बीच में रिलेशन वगैरह सही नहीं हुआ। फिर 2016 में लड़की ने दोबारा से के जो है कंप्लेन कर दी लड़के के ऊपर, और दोबारा से कोर्ट के अंदर ये केस आ गया, डाइवोर्स का इनका केस। उसके अंदर ही जो है लड़की ने जो एप्लीकेशन लगाई थी अंडर सेक्शन 24, जो हिंदू मैरिज एक्ट का होता है, जो एड एंड ट्रिम, जो मेंटेनेंस की एप्लीकेशन होती है, उसके लिए जो लड़की ने एप्लीकेशन लगाई थी, जो महिला ने एप्लीकेशन लगाई थी, पत्नी ने लगाई थी, उसमें जो है कोर्ट ने कुछ चीज़ें देखी। क्या देखा? सबसे पहला तो जो लड़की है वो अपने फैक्ट्स को, जो अपनी अर्निंग उसको उसने डिस्क्लोज़ नहीं करा। जैसे वो जॉब करती थी लेकिन उसने उसके अंदर नहीं बताया कि मैं जॉब करती हूँ, उसे छुपाया। दूसरा उसने छुपाया, ठीक है, आगे चल के बात करते हैं तो उसने बोला कि वो जॉब नहीं कर रही, चाहे रेगुलरली या नहीं। उसने बोला कि वो जॉब नहीं करती, वो चैरिटी करती है। लेकिन पता चला कि वो जो जॉब करती थी वो किसी डायमंड कंपनी के अंदर जॉब करती थी, ठीक है? जो लड़की है वो किसी डायमंड डायमंड ज्वेलरी की शॉप थी उसमें जॉब करती थी, लेकिन वो उसे क्लेम कर रही थी कि मैं एज ए चैरिटी जॉब कर रही हूँ। अब इसमें बात आती है क्वालिफिकेशन की। लड़की ने जो है एमफिल करा हुआ था, मैरिज के समय पे जो लड़की ने एमफिल करा हुआ था, एमफिल की डिग्री, और वो परस्यूइंग थी पीएचडी के लिए, और उसके बाद प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन भी थी कंप्यूटर की। बट उसका जो हस्बैंड था वो केवल नॉर्मली ग्रेजुएट था, लेकिन लड़की हायर मतलब ज़्यादा पढ़ी लिखी थी। तो ऐसे मामले में जो है उसने एक तो जब वो जॉब कर रही थी तो उसको चैरिटी बताया कि मैं चैरिटी के लिए जॉब कर रही थी। वो चीज़ को जो कोर्ट को लगा कि एक्सेप्टेबल नहीं है कि कोई इतना वेल क्वालिफाइड होके और वो चैरिटी, वो भी डायमंड की शॉप पे चैरिटी करेगा, चैरिटी की जॉब करेगा, ये एक्सेप्टेबल नहीं लगा कोर्ट को। तो ऐसे मामले में जो है कोर्ट ने क्या कहते हैं, ये फैसला दिया कि ये एक्सेप्टेबल नहीं लग रहा। और ऐसे मामले में जो है भाई, कोई ज्वेलरी की शॉप पे तो चैरिटी की कुछ ऐसा नहीं करेगा, कोई चैरिटेबल ट्रस्ट होता, कुछ होता माना जाता। लेकिन डायमंड की ज्वेलरी की शॉप पे जो है वो कोर्ट को मतलब एक्सेप्टेबल नहीं लगा। उसने बोला कि मैं चैरिटी के तौर पे कर रही थी, उसने अपने फैक्ट्स छुपाए कि वो नौकरी कर रही थी। तो ऐसे मामले में कोर्ट ने जो है जो फैमिली कोर्ट का ऑर्डर हुआ था सेक्शन 24 की एप्लीकेशन को डिसअलाउ करने का, उसको फेवर करा और बोला कि ये सही है, और उसने उसको अलाउ नहीं करा। उस ऑर्डर को चैलेंज करा था, तो डिसअलाउ करते हुए कहा कि जो भी अर्निंग कैपेसिटी रखता है या वेल क्वालिफाइड है और शादी के समय नौकरी कर रहा है और तलाक डलने की वजह से वो नौकरी से रिजाइन कर रहा है, तो सारे रीजन एक्सेप्टेबल नहीं है। तो उसने हाई कोर्ट ने भी जो सेक्शन 24 की एप्लीकेशन, जो खर्चे की एप्लीकेशन है, उसको डिसअलाउ करा। तो ये तो हमारी जजमेंट है, मैं जजमेंट का लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। लेकिन हम सजेशन देना चाहते हैं, देखो
मेरा सजेशन ये है, अगर आप लोग देखो जॉब करते हो या कुछ करते हो, सबसे पहली बात तो कोई भी चीज़ छुपाए ना, क्योंकि आजकल आईटीआर होते हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, उन सारी चीज़ों से पता चल जाता है कि आप लोग जॉब करते हो, क्या करते हो। दूसरा, अगर हम बात करें, अगर आपको लग रहा है कि आपका हस्बैंड मान लो कुछ कमाता है और आपको वहाँ से 20,000 रुपए मान लो खर्चा मिल सकता है, लेकिन आपकी कमाने की कैपेसिटी 80,000 रुपए, 1 लाख रुपए है, 50,000 रुपए है। अगर आप उस मेंटेनेंस से ज़्यादा, अगर आप अपनी प्रोफ़ेशनल क्वालिफ़िकेशन या इससे कमा सकते हैं, तो केवल उस खर्चे को लेने के चक्कर में आप अपनी जॉब को इस तरीके से खराब ना करें, क्योंकि वो जो खर्चा है वो एक समय बाद आपका म्यूचुअल डाइवर्स या कुछ ना कुछ होके वो एक सेटल हो जाएगा। लेकिन जो आपकी प्रोफ़ेशनल क्वालिफ़िकेशन है, अगर आप उसको यूज़ करके कर सकते हो, तो लाइफ़ में आप और भी बहुत सारी चीज़ें अचीव कर सकते हैं। मैं ये देख रहा हूँ, बहुत ऐसे लोग आ रहे हैं, लेडीज़ आ रही है कि मैं उसे परेशान करना चाहती हूँ, मैं जॉब छोड़ के उससे खर्चा लूँगी। लेकिन हम देखते हैं कोर्ट के अंदर बहुत बार खर्चा देने में डिले हो जाता है, लेट हो जाता है, तो और टाइमली बेसिस पे नहीं मिल पाता। लेकिन अगर आप पे एक प्रोफ़ेशनल क्वालिफ़िकेशन है, आप अच्छा पढ़े-लिखे हो, तो आप अपने उस स्किल को आगे बढ़ाओ, रादर देन कि पति से वो खर्चा लेना है। वो तो अगर आप उससे कम कमाओगे, तो जो भी डिफ़रेंस होगा उसके बेसिस पे भी आपको खर्चा मिल सकता है। लेकिन आप ऐसा मत सोचो कि 20,000 खर्चा लेने के लिए आपकी 50,000, 60,000, 1 लाख, मतलब अच्छी नौकरी को आप दाँव पे मत लगाओ, अपने करियर को बनाओ। ये सारी चीज़ें आप ध्यान रखें, और इसी तरीके की अगर आप लोग इन्फॉर्मेटिव वीडियो चाहते हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। बहुत-बहुत धन्यवाद दोस्तों।